जयराम महतो का आइडिया ऑफ झारखंड क्या है? उनके सपनों में झारखंड कैसा है, वो कैसा बनाना चाहते हैं? साफ शब्दों में कहा जाए तो चाहे भारत हो या झारखंड हो, प्रकृति वाला होना चाहिए। सब अपने अपने हिस्से की रोटी खाए। जब एक सुकरात नहीं, हर घर से सुकरात पैदा हो रहा है, जो सवाल कर रहा है, जो धर्म सत्ता, राज सत्ता और पितृ सत्ता सबसे सवाल कर रहा है। यही इनको तकलीफ है। कैसे ये उम्मीद किया जाए जयराम महतो से कि जयराम महतो आने वाले दिनों में जब सत्ता के करीब होंगे, चुनाव लड़ेंगे, मुखिया कहीं चुनाव लड़ें, लोकसभा चुनाव लड़ें, विधानसभा चुनाव लड़ें, तो वे सत्ता में जाते हुए वो खुद को नहीं बदलेंगे? इस बात पर यकीन कैसे किया जाए कि जयराम महतो अपनी पार्टी बनाने का ऐलान कब कर रहे हैं? जेएमएम आपको पसंद नहीं, भाजपा आपको पसंद नहीं, आजसू आपको पसंद नहीं, यानी मुख्यमंत्री के कैंडिडेट के तौर पे खुद को प्रमोट करने का काम जयराम महतो ने शुरू कर दिया है। बाकायदा उनके समर्थक साफ तौर पे कहते हैं कि भाई मुख्यमंत्री बनेगा तो जयराम महतो बनेगा। कहते हैं जब व्यवस्थाएं केंद्रीकृत होती है तो सबसे बड़ा नुकसान उस व्यवस्था के नायक को होता है। झारखंड इन दिनों अलग अलग आंदोलनों के पड़ाव से होकर गुजर रहा है। राज्य के अलग अलग जिलों में इन दिनों भाषा को लेकर आंदोलन चल रहे हैं, खतियान को लेकर आंदोलन चल रहा है। कोई 1985 का विरोध करता है तो कोई 1932 की बात करता है। तमाम आंदोलन है। आंदोलन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर झारखंडी है कौन, और उससे भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर टाइगर जयराम महतो है कौन। द फोर्थ पिलर के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आज हमारे साथ खुद जयराम महतो हमारे स्टूडियो में हैं। इस वक्त हम उनसे बातचीत करेंगे। उनकी मेहमान नवाजी के लिए हम द फोर्थ पिलर के कैमरे और माइक के साथ और अपने बड़े सवालों के साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला द फोर्थ पिलर के नए नवेले इंटरव्यू के लिए। आपका भी और आपकी पूरी टीम का हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें स्थान दिया, उसके लिए भी आभार, अभिनंदन। टाइगर जयराम महतो या सिर्फ जयराम महतो? देखिए, स्टार्टिंग तो साधारण सा नाम, साधारण सी पहचान, लेकिन जब आप कुछ उसी सोसाइटी में कुछ विशेष करते हैं तो कुछ विशेष नाम आपके साथ जुड़ने स्टार्ट होते हैं। तो उसी क्रम में मैंने बचपन से ही ये टाइगर नाम हमारे साथ जुड़ा है, क्योंकि स्पोर्ट्स में हम काफ़ी एक्टिव थे और प्लस अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन थे। कभी ड्राइव लगाते हुए, गोते लगाते हुए कैच पकड़ते थे, तो कभी शर्ट फट जाता था, कभी हाथ, कभी पाँव लहलुहान हो जाते थे। तो उसी क्रम में ये टाइगर शब्द हमें किसी राजनीतिक गलियारों से नहीं, खेल के मैदान से मिला है। और आज चूँकि ऊपर से पहाड़ी क्षेत्र, पारसनाथ की तलहटी में हमारा गांव, उसके बाद निडरता और आक्रामकता स्वभाव में, तो ये टाइगर नाम सूट किया और आज चल रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। तो ये आपके ही समाज के लोगों ने आपको एक तरह से ये नाम जो है वो दिया है? ये खेल के मैदान में साथियों ने, इसमें समाज नहीं, सभी लोग जो खेल के मैदान में हमारे साथी थे, उनके माध्यम से ये नाम मिला है। एक और नेता रहे हैं झारखंड के बड़े प्रसिद्ध, जिनको टाइगर का उपनाम दिया गया। तो टाइगर जगन्नाथ महतो और उन्हीं के समानांतर कुछ उन्हीं की तरह विख्यात, कुछ उन्हीं की तरह एक नायक के तौर पर उभर कर आने वाले। तो दोनों के नामों में ये समानता है, दोनों एक ही जाति से आते हैं, दोनों की जाति जो है वो इंटेलेक्चुअल की जाति है। महतो कास्ट को एक इंटेलेक्चुअल कास्ट कहा जाता है झारखंड में। और दोनों ही नेताओं को, जो अब नहीं है, स्वर्गीय जगन्नाथ महतो, उनके साथ भी टाइगर जोड़ा गया। कहीं ऐसा तो नहीं था कि आप उन्हीं इलाकों से आते हैं, वोट आपका एक बहुत बड़ा मार्जिन है और उस जाति का प्रभाव है, तो एक उनके जाने के बाद एक तरह से एक नए नेता के आगमन के तौर पर आपको टाइगर के नाम से नवाजा गया? कहीं ऐसी बात तो नहीं है? नहीं, देखिए, जहाँ तक टाइगर जगन्नाथ महतो जी का सवाल है, उनको आपके चैनल के माध्यम से यहाँ से बैठकर पुनः एक बार श्रद्धांजलि देते हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन जहाँ तक उनका प्रश्न है, वो एक अलग विषय है। वे आंदोलनकारी रहे हैं, संघर्षशील रहे हैं, जुझारू रहे हैं, और झारखंड, जिस प्रकार आज हम लोग झारखंड नवनिर्माण के लिए आंदोलन कर रहे हैं, उनका आंदोलन झारखंड को अलग करने के लिए था। तो आंदोलन करने के दौरान चूँकि वे भी काफ़ी जिद्दी स्वभाव के थे, जिस काम में लग जाते थे। तो मुझे लगता है उनका जो टाइगर नाम आया था, वो किन्हीं और परिस्थितियों के कारण था। और मेरे जीवन में और उनके जीवन में काफ़ी अंतर है। जब वे मन कह सकते संसार को छोड़ के चले गए, तब हम लोग का मान के चलिए पॉलिटिकल उदय होने वाला है जी। यानी उनका भी आज नहीं है, तब हम लोग का मन कह सकते हैं कि दोनों अलग अलग टाइम ऑफ एरा है, टाइम ऑफ पीरियड अलग है। तो ठीक उसी प्रकार उनसे हमारी तुलना नहीं हो सकती। और जहाँ तक नाम का भी नामकरण है, और इससे कोई ऐसा कोई विशेष नहीं कि उनके नाम को देखकर या सुनकर मेरा नाम भी टाइगर पड़ा है। और जहाँ तक पॉलिटिकल बात है, तो ये तो दुनिया की रीत है। कभी गावस्कर थे, जब उन्होंने 34 सेंचुरी स्कोर किया था, तो उम्मीद नहीं था कि 34 को कोई क्रॉस करेगा। तेंदुलकर आए, 51 पे खड़े हैं। अभी विराट कोहली, स्मिथ,
विलियमसन और जॉय रूट उनके पीछे चल रहे, तो ये ज़माना बदलते रहती है और कोई ना कोई रिप्लेस करने के लिए आता है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि जो था सो वही था। बिल्कुल। कोई ना कोई उन्हीं के मार्गदर्शन लेते हुए, उनको अपना आदर्श मानते हुए, उन्हीं के चरणों को अनुसरण करते हुए, उनके पथ को अनुसरण करते हुए उस मार्ग पर जा सकता है। ये दुनिया ने देखा है और यही दुनिया की रीत है, चेंजिंग द रूल ऑफ यूनिवर्स। तो फिलहाल झारखंड भी बदलाव के लिए तैयार है और हमारा जो नया जनरेशन भी ये भी बदलाव के लिए तैयार है, चाहे बदलाव पंचायत के सचिवालय में हो, पंचायत स्तर में हो या फिर विधानसभा में हो, झारखंड बदलाव के लिए तैयार अच्छा, जयराम जी, राष्ट्रीय स्तर पर जब बातचीत होती है तो बड़े बड़े नेताओं से ये सवाल पूछे जाते हैं कि आपका आइडिया ऑफ इंडिया क्या है, मतलब आपके हिस्से में, आपके सपने में हिंदुस्तान कैसा दिखता है। चूंकि झारखंड में आप बहुत प्रचलित हैं, झारखंड में लोग आपको टाइगर जगन्नाथ महतो के नाम से, जयराम महतो के नाम से जानते हैं। मेरा सवाल है कि जयराम महतो का आइडिया ऑफ झारखंड क्या है, उनके सपनों में झारखंड कैसा है, वो कैसा बनाना चाहते हैं। जिस तरीके से आप आंदोलन कर रहे हैं, जिस तरह से व्यापक आधार आपको मिल रहा है, लोगों का जन समर्थन मिल रहा है, ऐसे में आज एक अच्छा मौका है जब आपके साथ बातचीत हो रही है। आपका आइडिया ऑफ झारखंड क्या कहता है, कैसा दिखता है वो, थोड़ा एक बार हमारे दर्शकों को इसके बारे में किस स्क्रैच खींचें, एक तस्वीर बनाएं। देखिए, आज अगर इस आंदोलन की बात कही जाए तो कहीं ना कहीं ये आंदोलन रोटी की लड़ाई से है। रोजगार ही नहीं रोटी। बिल्कुल। जेएसएससी की परीक्षा धनबाद और बोकारो जिला में कुछ ऐसी भाषाओं को सम्मिलित किया गया जो उस क्षेत्र की नहीं। तो मैं भाषाओं से विवाद नहीं करना चाहूँगा, हर भाषा का सम्मान है, लेकिन धनबाद और बोकारो की भाषाएं नहीं थी। तो चूंकि रोटी से ये लड़ाई आरंभ हुआ है, तो हम रोटी से ही झारखंड कैसा हो, भारत देश कैसा हो, उसका अपने सपनों का भारत, अपने सपनों का झारखंड हम बताना चाहेंगे। जैसे मान के चलिए, अगर आप अपने हिस्से की रोटी खाते हैं, मैं अपने हिस्से की रोटी खाता हूँ, जिसे प्रकृति कहते हैं। ये स्वभाव है मनुष्य का, अपने अपने हिस्से को खाना। आप अपने हिस्से खा रहे हैं, मैं अपने हिस्से खा रहा हूँ, इसे प्रकृति कहते हैं। यदि मान के चलिए आपका हृदय बड़ा है, तो आप अगर मुझे अपनी रोटी को दे देते हैं कुछ हिस्सा, तो उसे संस्कृति कहते हैं। लेकिन यदि आप मेरे हिस्से की रोटी को छीनकर खाते हैं और मैं यदि आपके हिस्से की रोटी को छीनकर खाता हूँ, उसे विकृति कहते हैं। तो साफ शब्दों में कहा जाए तो चाहे भारत हो या झारखंड हो, प्रकृति वाला होना चाहिए। सब अपने अपने हिस्से की रोटी खाए, कोई किसी के दूसरे के हिस्से की रोटी पर नजर भी ना गड़ाए। तो मैंने साफ शब्दों में आज देख सकते हैं जिस प्रकार एक तरफ से कैपिटलिज्म हावी हो रहा है, देश की या राज्य की मतलब अधिकांश संपत्तियां मुट्ठी भर लोगों के हाथों में केंद्रित हो जा रही हैं, तो मैं इसके खिलाफ हूँ। तो आप समाजवादी विचारधारा वाले हाँ, आदिम साम्यवादी विचारधारा से मैं संबंध रखता हूँ, उन विचारधाराओं को मैं प्रोत्साहित करता हूँ। या इन्हीं कारणों से आज अगर युवा सड़कों पर, आंदोलन का मुख्य कारण एक रूप है, कहीं ना कहीं कुछ ही लोगों के हाथों में सत्ता की शक्ति केंद्रित हो चुकी है, और जिनके हाथों में सत्ता की शक्ति केंद्रित है, संपत्ति वही लोग अर्जित कर पा रहे हैं। ये किसी से छुपा नहीं है। तो आप ये मान रहे हैं कि जो आइडिया ऑफ झारखंड है आपके हिस्से का, वो एक समाजवादी विचारधारा के तहत हो। दूसरी और बात जो आपके आइडिया ऑफ झारखंड में झलकती हो। सबसे पहली बात, हम जिस क्षेत्र से संबंध रखते हैं, झारखंड आज शैक्षणिक स्तर की बात की जाए तो काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। आज भी हमारे लोगों को ना 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू का महत्व मालूम नहीं है। हमारे लोग जो बजट आता है उस बजट के बारे में चर्चा नहीं करते हैं। तो जब अगर यदि आप बजट के बारे में चर्चा नहीं करते हैं, बजट को नहीं जानते समझते हैं, यदि आप 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू को नहीं समझते हैं, तो जाहिर सी बात है जो चुनावी एजेंडे हैं या फिर जो पॉलिटिकल पर्सन हैं, तो ये तो आपको पैसे, दारू, मुर्गा में वोट आपका लेंगे, और उसका आज नुकसान पूरा राज्य झेल रहा है। आज युवा सड़कों पर है, कारण वही है कि अच्छे पॉलिटिकल लीडर्स का चुनकर ना जाना। तो इसीलिए मेरे झारखंड सपनों का अगर हो तो उसमें शिक्षा का एक व्यापक स्तर हो। कैसे बदलेंगे, मतलब ये बात तो वे सब नेता करते हैं जो चुनाव से पहले आते हैं और चुनाव में आने से पहले वो दावा करते हैं कि हम राज्य को, देश को इस तरीके से बदलेंगे, और ये सारी बात होती है, खूब घोषणाएं होते हैं, मैनिफेस्टो बनता है, खूब वादे होते हैं, खूब जनता के बीच प्रसारित किया जाता है, प्रतिपादित किया जाता है, अखबारों में विज्ञापन दिया जाता है। पर अंततः जब लोग व्यवस्था में आते हैं तो फिर व्यवस्था में वो वैसे ही ढल जाते हैं जैसे वो पहले नहीं थे। पहले उनकी जो व्यवस्था थी, पहले जिस तरीके की वो बात करते थे, वो बिल्कुल अलहदा था, बिल्कुल जुदा था। पर जब व्यवस्था में जाते हैं, कुर्सी के समीप जाते हैं, तो चीज़ें फिर उसी पुराने ढर्रे की तरफ होती है। तो कैसे ये उम्मीद किया जाए जयराम महतो से कि जयराम महतो आने वाले दिनों में जब सत्ता के करीब होंगे, चुनाव लड़ेंगे, मुखिया कहीं चुनाव लड़ें, लोकसभा चुनाव लड़ें, विधानसभा चुनाव लड़ें, तो वे सत्ता में जाते हुए वो खुद को नहीं बदलेंगे। इस बात पर यकीन कैसे किया जाए आखिर? देखिए, इस बात पर यकीन करना तो भाई जनता का डिपेंड करती है। और बिल्कुल आज के परिवेश में यदि हमारे राजनेता अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के या फिर किसी दबाव में कार्य करती है, तो कहीं ना कहीं उनकी लालच।
आज राज्य के मुख्यमंत्री हैं या फिर विभिन्न दलों के जो सर्वोच्च नेता हैं, वे अगर दबाव बस कार्य करते हैं तो उसी के कारण ही कहीं न कहीं उनके भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री का एक बयान आया था कुछ बस पूर्व स्टार्टिंग में ही कि यदि केंद्र सरकार राज्य के हितार्थ हमारे राज्य के बारे में नहीं सोचती है तो कोयला तो दूर की बात है, हम यहाँ से एक ढेला नहीं ले जाने देंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री का बयान था। बड़ा अच्छा लगा, सबने सराहा इस बयान को कि चलिए मुख्यमंत्री हमारा स्ट्रिक्ट है। लेकिन 2 दिन बाद ईडी का छापा शुरू हो जाता है, यानी आपने मौका दिया है, बयान देने से कुछ नहीं होगा। आप बयान देने से कुछ नहीं होगा जब तक आप में वो गुण नहीं है, यानी आप स्वयं अगर उस चीज को अमल नहीं करते हैं तो फिर कोई फायदा नहीं। आज मान के चलिए मुख्यमंत्री सीएनटी पर बात करेंगे, करना भी चाहिए। आज आदिवासी जमीनों को धड़ल्ले से लोग खरीद रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं और जबरन कब्जा कर रहे हैं, लेकिन क्या मुख्यमंत्री उसको खुद अनुपालन करते हैं? नहीं करते हैं, क्योंकि सीएनटी जमीन का तात्पर्य है सभी वर्गों का, चाहे एसटी वर्ग रहे, एससी वर्ग रहे, ओबीसी वर्ग रहे, कि भाई उसी वर्ग का व्यक्ति उसकी जमीन को खरीद सकता है। और एसटी के लिए तो उस थाना क्षेत्र का मुख्यमंत्री तो अलग अलग जिलों में जमीन खरीद कर बैठे। वे जब स्वयं अनुपालन नहीं कर रहे तो फंसेंगे, ईडी में भी फंसेंगे और बाकी जो एजेंसियां में फंसेंगे। तो इस कारण उनका बयान, वो बोलते ठीक है, उनके प्रति सहानुभूति भी है, लेकिन वे स्वयं अनुपालन नहीं किए, इसलिए राज्य का नुकसान हो रहा है। तो इसलिए जो नई जनरेशन, आपके द फोर्थ पिलर के माध्यम से हम नई जनरेशन को ये संदेश भी देना चाहेंगे, यदि आप पॉलिटिकल आकांक्षा, पहला बात हम महत्वाकांक्षा को सपोर्ट नहीं करते हैं, आकांक्षा अलग विषय, महत्वाकांक्षा अलग विषय है। यदि पॉलिटिकल आकांक्षा रखते हैं कि आपके कारण, आपके योगदान से अगर राज्य का, राज्यवासियों का भला हो, तो इसके लिए सबसे पहले आपको आपका जो लोभ है, स्वार्थ है, उसको त्याग करना होगा और माने एक आम साधारण जनमानस की तरह अपना जीवन व्यतीत करना होगा। आज तमाम लीडर आज अगर वे माने डर में है तो कारण यही कि उनका कहीं ना कहीं अवैध संपत्ति एकत्रित करके बैठे हैं आज। और जग जाहिर है, तमाम जो रांची की बड़े बड़े इमारत ले लें, रांची के बड़े बड़े फ्लैट्स ले लें, या फिर रांची के बड़े बड़े मॉल्स ले लें, हमारे टॉप मोस्ट लीडर, उनका भी नाम नहीं लेंगे, चुनाव में लेंगे ही, उनका हिस्सेदारी है। तो हमने एमएलए चुनकर भेजा है कि बिजनेसमैन चुनकर भेजा है? हमने एमएलए भेजा था, हमने विधायक चुना था, लेकिन वे तो व्यापारी लोग हैं। और व्यापारी लोग से क्या उम्मीद करेंगे आप? वो कौन सा छात्र का हित और दर्द को समझेगा? वो व्यापारी लोग हैं, व्यापारी तो कफन में व्यापार करते हैं। इसीलिए हमने एमएलए नहीं, व्यापारियों को भेजा है। तो जिस दिन हम एमएलए एक संत प्रवृत्ति के लोगों को भेजेंगे, संत प्रवृत्ति से कॉमरेड ए.के. रॉय का नाम याद आया, धनबाद की काफी चर्चित, जी 3 टाइम लोकसभा, 3 टाइम विधानसभा के मेंबर रह चुके हैं। विनोद बिहारी महतो की बेहद करीबी, एकदम कदम से कदम ताल मिलाकर निर्मल चलने महतो वाले, की बेहद करीबी, शिबू सोरेन को आंदोलन, जी बिल्कुल। ये जीवनी पढ़ रहे थे जिसमें एक चोर उनके घर में आया था। तो चोर को लगा कि भाई, मैंने देखा कि इधर उधर कुछ नहीं मिला। तो जब वो चोर रिटर्न जाने लगा तो कॉमरेड साहब ने उनको इशारा किया कि अपने बाएं हाथ में उनका घड़ी था, चोर को इशारा किया कि ये घड़ी खोल कर ले जाओ। अच्छा, 83 वर्ष की उम्र थी, तो जैसी बातें बोल पाना, समझ मैंने उस तरह समझा पाना पॉसिबल नहीं, तो उन्होंने इशारा ही किया कि अगर चोर भी मेरे घर में आया है तो निराश मत जा, मेरे हाथ की घड़ी को लेके जाओ। तो ऐसे लोग चाहिए आज राजनीति में। एक छोटी सी कुटिया में अपना जीवन त्याग दिया। तो मेरा हिसाब से ऐसे लोग चाहिए जो मैंने सरल जीवन को व्यतीत करते हों, जो स्वार्थ सिद्धि के लिए राजनीति नहीं करते हों, तभी नहीं तो फिर अगर हम उसी पैटर्न को फॉलो करते हैं, हम भी बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ भाषणों में अच्छी अच्छी बातें करते हैं, और फाइनली जब हम एमएलए एमपी चुनकर जाएंगे और फिर अगर उसी पूंजीवाद का रूप को ढल गए तो फिर तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां हमें निगलने के लिए तैयार है। अच्छा जयराम जी, एक बात, जब आप आंदोलन कर रहे हैं और आपकी तस्वीरों को देखकर ये चीज़ें समझ आती है, स्कॉर्पियो पर खड़े होते हैं और फिर होता है कि भाई महाराष्ट्र तो महाराष्ट्रियों का है, बिहार बिहारियों का है, गुजरात गुजरातियों का है, और झारखंड फिर झारखंडियों का क्यों नहीं? तो ये वाला मामला जो है, इसको थोड़ा सा आज क्लियर कीजिए द फोर्थ पिलर पर कि किसका है झारखंड, और झारखंडी हैं कौन असल में? क्योंकि सरकारें तो आज तक तय नहीं कर पाई, 23 सालों के राज्य में ये तय ही नहीं हो पाया कि झारखंडी है कौन। तो जयराम महतो क्या समझते हैं कि झारखंडी कौन है? उनके हिसाब से झारखंडी कौन? देखिए, सबसे पहली बात, जो इस भूभाग में बस बसाव करते हैं, इस भूभाग के अलावा जिनका किसी अन्य राज्यों से कोई संबंध ना हो, और साथ ही साथ जो व्यक्ति इस बात का दावा करते हैं कि हम झारखंड के हैं, किंतु यदि उनका सरकारी नौकरी के अलावा किसी राज्य के अन्य सरकारी दस्तावेजों में अगर उल्लेख है तो फिर वे इस राज्य के नहीं हो सकते। सरकारी नौकरी में आपका महाराष्ट्र में दस्तावेज हो सकता है, वहाँ के दस्तावेज में आपका नाम का अंकित हो सकता है, लेकिन यदि सरकारी नौकरियों के अलावा किसी अन्य सरकारी दस्तावेजों में यदि आपका नाम का अंकित है तो फिर आप झारखंड के नहीं हो सकते। तो कुल मिलाकर जो इस भूभाग में बसते हैं, इस भूभाग के अलावा उनका कहीं बस बसाव नहीं है, ना ही उनका संबंध रहा, तो ऐसे लोग झारखंडी हैं। और फिलहाल अगर आज के डेट में अगर झारखंडियत को परिभाषित किया जाए, थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा। इसलिए चैलेंजिंग होगा कि बंगाल की तर्ज पर हमारी एक भाषा नहीं है, उड़ीसा की तर्ज पर हमारी एक भाषा नहीं, बिल्कुल। तो ऐसे में 4-5 कॉलम में झारखंडियत को परिभाषित किया जा सकता है।
और इसके लिए चाहिए सरकार को पहल करना चाहिए, जो विपक्ष में बैठे हैं उनको भी पहल करना चाहिए कि एक एकेडमिक लोग जो बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं और जिन्होंने इस राज्य को काफ़ी स्टडी किया है, उनके माध्यम से एक टीम, एक दल का गठन हो और 4-5 कॉलम में जिनमें आपका जो सबसे महत्वपूर्ण रहेगा वो ज़मीन का सर्वे सेटलमेंट रहेगा। वही वहाँ ही मामला फंसता है कि भाई आखिर 1932 की बात की जाए तो 1932 में राज्य के अलग अलग हिस्सों में सब जगह एक साथ सर्वे नहीं हुआ, सर्वे सेटलमेंट नहीं हुआ, सर्वेक्षण नहीं हुआ। इसके बाद जब 62-63 के आसपास जब भूमि का सर्वे हुआ उस वक्त जो है वो पूरे इलाके में नहीं हो पाया था सर्वे। फिर इसके बाद 72-73 में जब हुआ तो उस वक्त भी नहीं हो पाया। तो यही तो मामला फंस जाता है कि जब सर्वे हो ही नहीं पाया है राज्य के एक हिस्से में, तो फिर आप किसी खतियान के आधार पर कैसे तय करेंगे? देखिए 1932 की जब बात की जाती है शायद दूसरा सर्वे था। इसमें लगभग मोटा-मोटी 75 टू 85% जो झारखंड का क्षेत्र है, सीमा क्षेत्र, उसमें सर्वे हो चुका था। और इसे एक वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर मानते हैं कि सर्वे का आधार क्या साइंटिफिक था। तो इसीलिए लोग इस बात को जोर देते हैं। और दूसरी बात, जो हमारा पड़ोसी राज्य है, जिससे हम कटकर अलग संवैधानिक राज्य बने, उनका आधार 1932 है। तो इस बात को दलील और तर्क दिया जाता है कि मान के चलिए अगर हम लोग एक ही जमीन का टुकड़ा है, बड़े भाई और छोटे भाई में अगर उसका बंटवारा होता है, हिस्सा होता है, तो जाहिर सी बात है जमीन का प्रवृत्ति बदलता है कि ऊपर आपका नीचे आपका, लेकिन प्लॉट नहीं बदलता है, खाता नंबर नहीं बदलता है। तो ठीक उसी प्रकार यदि हमारे पड़ोसी राज्य, हम उनको बड़ा भाई के रूप में ही स्वीकारते हैं, अगर उनके पास 1932 आधार है तो वही आधार हमारे यहाँ होना चाहिए। और ये तो स्पष्ट था जब बिहार पुनर्गठन अधिनियम के तहत जब झारखंड राज्य को अलग किया गया तो उसमें लिखा था जो आपका कि जहाँ जहाँ माने बिहार शब्द का जिक्र है स्थानीयता के मामले में, आप वहाँ झारखंड ले सकते हैं, लेकिन अभी तक लोग ले नहीं पाए हैं। और यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य का कारण है। आज अगर आप किसी भी राज्य में चले जाएं, अभी मोबाइल में मेरा उड़ीसा का है, चलते चलते दिखाई देते हैं, नौकरी तो बहुत दूर की बात है। उड़ीसा में आपका इंजीनियर का बहाली है, इंजीनियरिंग कॉलेज का मामला है। यहाँ स्पष्ट आपका लिखा हुआ है, उड़ीसा का ये मामला है, ओडिशा जॉइंट एंट्रांस एग्जामिनेशन 2023। इसमें एक कॉलम है, प्लीज नोट, कृपया नोट कर लें, दैट आउटसाइड स्टेट कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर एडमिशन इन गवर्नमेंट कॉलेज बट दे आर एलिजिबल फॉर एडमिशन इन प्राइवेट कॉलेज। एकदम एक लाइन में लिखा। हम तो नौकरियों की बात कर रहे हैं, नियोजन की बात कर रहे हैं, यहाँ तो एजुकेशन में उड़ीसा ने स्पष्ट, उड़ीसा गवर्नमेंट ने जो उड़ीसा का JEE का एग्जाम है इंजीनियर का, उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि जो भी आउटसाइड के स्टेट के कैंडिडेट्स होंगे वो एडमिशन केवल और केवल प्राइवेट कॉलेज में कर सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं कर सकते हैं। तो भाई संवैधानिक देश उड़ीसा तो भारत का ही अंग है, तो जब वो अपने राज्य के अभ्यर्थियों के लिए कानून बना सकता है तो हम क्यों नहीं बना सकते हैं। और ये संवैधानिक है, भारतीय संविधान भाग 4 जिसमें हमारा नीति निर्देशक तत्व आता है, उसके आर्टिकल 46 में स्पष्ट है कि राज्य अपने राज्यवासियों के, स्थानीय लोगों के आर्थिक और शैक्षणिक प्रोत्साहन के लिए नियम बना सकते हैं। आर्थिक यानी पैसा और शैक्षणिक यानी शिक्षा। तो ये आप कर सकते हैं, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अंग है। तो जब उड़ीसा उसी का अनुपालन करते हुए अपने राज्य के हितार्थ के लिए, अपने छात्रों के लिए नियम बना सकती है, तो झारखंड कॉलम क्यों नहीं बना रहा है? यही प्रश्न है कि आज ये हमारी लड़ाई मैन है कि जब पूरे देश में, क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि भले भारत देश एक है, हम ही उस देश के नागरिक हैं, लेकिन अगर संवैधानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कहीं एक कॉलम ऐसा नहीं है जहां भारत के मूल 395 अनुच्छेद, मूल 22 भाग, वहां कहीं जिक्र नहीं कि भारत एक देश है। क्या जिक्र है? भारतीय संविधान आर्टिकल 1 में साफ साफ लिखा है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यानी आप राज्यों की आइडेंटिटी को नहीं भूल सकते हैं, राज्यों के बिना आप भारत की कल्पना नहीं कर सकते। बिल्कुल। इंडिया इज ए कंट्री ऑफ स्टेट्स, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया इज ए, केवल इंडिया भारत एक कंट्री कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? एक भाषा नहीं है, हमारी एक बोली नहीं है, एक पढ़ने का तरीका नहीं है, एक नाचने का, गाने का तरीका एक नहीं है, ना हमारे एक खाने का तरीका। जाहिर है कि हम एक समान पद्धति को लेकर के नहीं हमारा एक भगवान तक एक नहीं है, पूरे भारत में एक भगवान अस्थाई नहीं है। तो इसलिए जब अलग अलग राज्यों से मिलकर भारत बना है, तो जाहिर सी बात है अलग अलग राज्यों को जब तक आप उन्नति होने का अवसर नहीं देंगे, यदि आप किसी को डोमिनेट करेंगे तो फिर उस राज्य का कहीं ना कहीं स्वशासन की व्यवस्था पर सवाल खड़ा होता है। अच्छा, ये सारी बात जब आप करते हैं, जब इन सब चीज़ों पे आपके पास डॉक्यूमेंट होते हैं, तर्क होता है, और आप पिछले 2 सालों से लगातार जो है आंदोलनों में हैं, क्या सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से, अभिषेक पिंटू की तरफ से या उनके सिपा सालारों की तरफ से कभी आपको ये सूचना पहुंचाई गई कि एक काम कीजिए, आपके पास तर्क है, आप ये बोलते भी हैं कि प्रबुद्ध वर्ग के किसी, शैक्षणिक तौर पर प्रबुद्ध वर्ग के किसी व्यक्ति को बुलाइए और वो झारखंडियत तय करे कि झारखंडी हैं कौन? क्या किसी
मौके पर आपको ऐसा बुलाया गया कि कुछ नीति हम लोग तय करते हैं, आप आइए और हम लोगों को थोड़ा सा एडवाइस दीजिए, ऐसा कभी देखिए, हुआ? आज तक तो ऐसा नहीं हुआ है। शायद उनको लगता है कि बच्चा लोग को अगर हीरो कितना हीरो बनाएं। एक तो गलत नीति बना के हम लोग को हीरो बना दिए हैं। अच्छा। आप अगर हम लोग से सलाह लेंगे तो जाहिर सी बात है, आज की डेट में सबसे बड़ा चीज़ है एटीट्यूड। हम्म, यदि एटीट्यूड होगा तो फिर मुझे नहीं लगता है कि एटीट्यूड घर में होना चाहिए। आप सामाजिक जहाँ है तहाँ एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मेरा भी मानना है, भले राज्य सरकार से हमारा आंदोलन हो रहा है, वैचारिक तौर पर हम लोग में मतभेद है, लेकिन मनभेद नहीं है। तो क्या कभी सरकार की तरफ से आपको बिल्कुल, बुलाया जाए अगर तो? बुलाया जाएगा तो हम लोग बैठ के बात करेंगे। एज ए ह्यूमन हेमंत सोरेन से हमारी कोई शिकायत है ना होगी, लेकिन एज ए मुख्यमंत्री उनसे शिकायत रहेगी। अगर वो गलत नीतियाँ लेकर आएंगे तो उनसे हमेशा शिकायतें रहेंगी। अच्छा, एक बात बताइए, अब हम लोग आपके थोड़े निजी जीवन पे बात करते हैं। ये तो हो गई राज्य के उन तमाम मसलों पर बातें जिनको लेके आप बहुत मुखर रहते हैं, आप आंदोलन करते हैं। ये अचानक से पीएचडी करते करते जयराम महतो के जहन में ऐसा क्या हुआ कि पढ़ाई भी समानांतर तौर पर चलती रही, फिर आप निकले और अचानक से आंदोलन करने के लिए सड़कों पर आए, और फिर आंदोलन करते हुए जब फैन फॉलोइंग बढ़ी, जब लोग इकट्ठा हुए, समर्थकों की भीड़ बढ़ने लगी, समर्थकों की का प्रेम आपको मिलने लगा, फिर लगा कि नहीं, अब जो है संगठन बनाते हैं और इसके बाद फिर पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, मुखिया का चुनाव नहीं लड़ेंगे, लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। ये चीज़ें कहाँ से आई अचानक से और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? आप देखिए, जब बचपन से ही हम लोग थोड़ा सा विद्रोही स्वभाव के रहे, यानी छोटी छोटी मुद्दे थे उन पर आंदोलन करना, लगातार आवाज़ बुलंद करना, ये बेबाक अंदाज बचपन से रहा है। तो उसी क्रम में एक अच्छे छात्र होने के नाते हम लोग अपनी डिग्री के साथ कभी समझौता नहीं किए कि भाई कुछ भी हो जाए। घर की स्थिति सामान्य नहीं है, आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय है, लेकिन उसके बावजूद अपनी पढ़ाई के को हमने कभी समझौता नहीं किया। तो पीएचडी चल रही थी, अचानक धनबाद बोकारो में एक आंदोलन दिखे सोशल मीडिया के माध्यम से। दिसंबर का महीना था, साल था 2021। दिसंबर का महीना था, 2021 का साल था। विभिन्न जगह पर चौक चौराहा पर आंदोलन होने लगा। तो जो लोग हमें करीब से जानते थे, क्योंकि धनबाद बोकारो में भी उतनी बड़ी हमारी पहचान नहीं थी, छोटा सा एक तोपचांची ब्लॉक है मेरा, वहीं हम कह सकते हैं मेरी पहचान थी। बाकी स्पोर्ट्स के माध्यम से पूरे ज़िले में थी। तो जो लोग मुझे जानते थे उन्होंने मुझे पर्सनली टेलीफोन किया और सोशल मीडिया में मैसेज किया कि इस आंदोलन में जयराम महतो को लेना चाहिए, क्योंकि उसके पास बात करने का लहजा है, वो बड़ा अच्छा बोलता है और तार्किक बोलता है। तो अगर वो हमारे मैंने काफ़ी लोगों ने मुझे मोटिवेट किया कि आप आइए, अगर आप आते हैं थोड़ा सा और मजबूती मिलेगी। तो फिर हम बोले कि देखिए हमारी तो ये एकेडमिक बैकग्राउंड को देखते हुए तय हुआ कि जयराम महतो को इस आंदोलन में बुलाया जाए, या फिर एक क्षेत्र से आप आते हैं, उस क्षेत्र से आते हैं? मैंने एक जानकारी होने के नाते, बाकी लड़ने वाले छात्र बहुत सारे थे, तो मेरे जो कुछ साथी थे जिन्होंने सोशल मीडिया में पर्सनली कहा कि किसी के पास मेरा नंबर है तो दीजिए, उनसे संपर्क करेंगे। तो इस तरह का मैंने, जब बोकारो में आंदोलन आग लग चुका था तो धनबाद में जब एंट्री की बारी थी तो सबका ध्यान आया कि एक बार उस लड़के से बात करनी चाहिए। अच्छा। और फाइनली मेरा एग्ज़ाम भी था 10 के आसपास ही था पीएचडी का। उसके बाद वो पोस्टपोन हो जाता है और फिर मैंने माँ भी तबीयत खराब था, तो मैंने पाँव उनका टूटा हुआ था, तो हम आंदोलन में जाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थे। लेकिन फिर अचानक धनबाद में पुतला दहन का कार्यक्रम तय होता है। उस दिन हम भाग लेने के लिए चले जाते हैं और फिर मीडिया में एक बयान आता है जो लगभग 19 मिनट का होता है। उसके बाद पूरे राज्य में परिचय के मोहताज हम नहीं रह गए। तो कहीं ना कहीं एक्चुअली बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि अब रातों रात इतने हाईलाइट कैसे हो गए। मैंने कहा वो मैं नहीं था, जो लड़का हाईलाइट हुआ वो एक नाम नहीं था, वो दर्द था जो हर एक झारखंडी के दिल में छुपा था। लेकिन मजबूरन कि बोलेगा तो कौन, वो है ना कि बिल्ली तो सबको परेशान कर रही है, तो सभी जानते हैं बिल्ली सबको परेशान कर रही है, पर घंटी बांधेगा कौन, वही सवाल था। उस समय वो कोई शख्स हाईलाइट नहीं हुआ था या फिर कोई चेहरा वायरल नहीं हो रहा था, एक दर्द थी। इसके बाद आपके सिपा सलारों ने यह तय किया कि अब जयराम महतो की वाक्पटुता बहुत बेहतर है, वो बोलने में बहुत प्रखर हैं, बहुत ओजस्वी वाणी बोलते हैं, भीड़ जुटाने में सक्षम हैं, फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है, तो अब चीज़ों को और आंदोलन के धार को और धारदार बनाया जाए, अलग अलग आंदोलनों को भी जोड़ा जाए, उनके विषयों में भी अब जयराम महतो को खड़ा किया जाए, ऐसा कुछ प्लान हुआ? देखिए, एक्चुअली हमारे साथियों का ऐसा कोई प्लानिंग नहीं था। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि 50 लड़कों के साथ रणधीर वर्मा चौक में इस आंदोलन को स्टार्ट किए थे। ये 50 लोगों के साथ आंदोलन खड़ा किए थे और ये 5 करोड़ तक जाएगा, यानी इस राज्य से बाहर भी चर्चे होंगे, इस बात का हमने सपने में भी सोचा नहीं था। लेकिन हुआ क्या कि जब आंदोलन बढ़ा उसके बाद हमने सोचा, यकीन मानिए 30 तारीख जो मानव श्रृंखला, जो मील का पत्थर इस आंदोलन का, उसके बाद हमने सोचा ये अंतिम है, अब सरकार आंदोलन जो करना था हम लोग कर लिए हैं, अब जो भाषाएं हैं उसको धनबाद बोकारो से बाहर कर देंगे और फिर हमारे जो साथी हैं वो शांत हो जाएंगे। लेकिन अचानक फिर से अब सभाएं होने लगी। अच्छा। लोग सुनना पसंद करने लगे
और सभाओं में रिकॉर्ड तोड़ लोग आने लगे। जैसे किसी क्षेत्र में गए तो कहना था यहाँ इंदिरा जी आए थे अपने समय में, लेकिन उससे दुगना भीड़ आपके समय में आई है आपको सुनने के लिए। किसी सभा में कहा यहाँ अमित शाह जी आए थे, लेकिन आपको सुनने के लिए उससे ज़्यादा दुगुना है। नक्सल बेल्ट झुमरा पहाड़ पहुंचे, बोला यहाँ रघुवर दास खुद आए थे, लेकिन एक कोना खाली, एक कोना भरा नहीं था, चारों कोना फूले। उसी जुमरा को लेकर के आपने वहीं पे एक बयान दिया था शायद हजारीबाग में हाँ कहीं हाँ, कि हजारीबाग में दिए थे कि अब नदी में पानी की जगह खून बहेगा, ऐसा कुछ। हमने कहा कि अन्याय की सीमा ज़्यादा होगी जब पानी सर से ऊपर होगा, और जब मरता क्या नहीं करता, इसी परिस्थितियों में वो मैंने उदाहरण दिया था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, जब लोग सभाओं में आने लगे तो जाहिर सी बात है भावनात्मक लोग जुड़ने लगे, और बातों को हमने उन मुद्दों को ही कहा जो लोगों के साथ घट रही थी, चाहे ज़मीन का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, विस्थापन का मुद्दा हो। मैं लगातार उन मुद्दों पर लॉजिकली बात करने लगा और लोग हमसे जुड़ने लगे। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि जो छोटे छोटे मुद्दे हैं जिनमें लोग विधायक के पास जाते थे, मुखिया के पास जाते थे सोल्यूशन के लिए, तो उसमें क्या है कि हमारे पास मैंने मैसेज आने लगा। हम लोग प्रयास किए तो कम से कम हमको लगता है 1 दर्जन जो समस्याएं थी उनका समाधान हुआ। चाहे कंपनी में मृतक के बाद मुआवजा की बात हो, या फिर कुछ नियोजन को लेकर जो जिन्होंने जमीन दिया है उनका पेंडिंग का मसला हो, इस प्रकार कुछ लगभग 10 से 12 जो मामले थे उनको सॉर्ट आउट किए। उसके बाद लोगों को लगा कि जब आप लोग पावर में नहीं है, आपके पास कोई संवैधानिक पद नहीं है, उसके बावजूद आप लोग इतने अच्छी तरीके से डील कर लेते हैं, और सबसे खास बात IAS IPS को भी आप लोग निडर होकर उनके सामने बात करते हैं, ये लहजा पूरे राज्य को पसंद आया। और राज्य ने जो सामने इर्द गिर्द चर्चा शुरू होने लगा कि आप लोग को पॉलिटिकल दिशा में बढ़ना चाहिए, क्योंकि आखिर तो पॉलिटिकल में है कौन, मैक्सिमम लोग नॉन मैट्रिक हैं, जिनको स्वयं मालूम नहीं है नीति क्या है, जिनको स्वयं मालूम नहीं है बजट क्या है। तो ऐसे में यदि नुकसान देश का राज्य का तब होता है जब अच्छे लोग चुप बैठ जाते हैं। तो जब आप लोग आ ही चुके हैं, जब इतना त्याग कर ही चुके हैं, तो एक बार पॉलिटिकल सोचनी चाहिए। तो इसके बाद चीजें पॉलिटिकल होकर आगे बढ़नी शुरू हुई। जी हाँ, मतलब कह सकते हैं पिछले 1-2 महीना में। पिछले 1-2 उससे महीने पहले भी हम लोग कभी पॉलिटिकल के बारे में सोचे नहीं थे, और सोच पाना भी संभव नहीं है। ना हम लोग के परिवार से कोई मुखिया है, ना वार्ड है, ना मैंने 3 टाइम में लोग ठीक से खाना नहीं होता। आज के डेट में अगर लोगों को पॉलिटिकल, यही तो लोग सवाल पूछते हैं कि भाई जयराम महतो के पास खाने के लिए नहीं है, लेकिन जयराम महतो की सभाओं में हजारों हजार गाड़ियां चलती है, जयराम महतो हीरो की तरह निकलते हैं, उनकी एंट्री होती है, वे स्कॉर्पियो की रूफ पर चढ़ते हैं और फिर भाषण देते हैं, जय जयकार के नारे लगते हैं। तो लोग कहते हैं कि कहीं आजसू भाजपा लोग मिल करके जयराम महतो को समर्थन दे रहा है, पैसों की बैकिंग की पूरी तैयारी आजसू के पास है, भाजपा के पास है, ऐसा कुछ है? ये भी स्पष्ट कर दिया द फोर्थ पिलर के। मोबाइल सामने है, नहीं, हम ईडी नहीं है, हम जांच नहीं करें। मोबाइल सामने है, इसमें मेरा जो बैंक से जुड़ा हुआ फोन पे का अकाउंट भी, आपको चाहे तो हम ओपनली करके कैमरा नहीं बिल्कुल ऐसे करने की। अब बात आई फंडिंग की, तो मैं चाहूँगा, मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि मीडिया बंधुगण, एक दिन जो मेरे 6-7 लड़के हमारे गाड़ी में बैठते हैं, हम निवेदन करेंगे, ड्राइवर के अलावा सब मीडिया के बंधु बैठे हैं, और आप लोग स्वयं जो भीड़ है या फिर जो आवाम हमें सुनने के लिए आती है उनसे सवाल किया जाए। एक बार मैंने स्वयं सवाल किया था चंदन क्यारी में, जब स्टार्टिंग में ही आरोप लगने लगा कि कहाँ से, तो हमने वो माइक से ही पूछा, और खासकर बच्चों से पूछा कि नोनी सब तो की ले ले हा, तो ना दादा तोरा सुन ले आले ही हो, और साथ ही साथ हमने 50 टका चंदो दे, 8वां बोले क्लास, बोला 8वां क्लास, यानी 8 क्लास की बहन बोल रहे हैं 50 रुपये चंदा दिए हैं और हम लोग सहयोग किए हैं कि आप आ रहे हैं। तो इस टाइप से मैंने चंदा होता था। और जब आंदोलन स्टार्ट हुआ तो चूंकि आंदोलन में क्या लग रहा है, एक टेंट लग रहा है, तो टेंट लगभग जो जितने भी टेंट है उन्होंने निःशुल्क दिया। बाजा भी बोला कि नहीं भाई अगर टाइगर का सभा है तो हम निःशुल्क देंगे, ये क्रेज बढ़ा। तो कुल मिलाकर हम लोग को क्या चाहिए था, बस पेट्रोल का खर्चा, खाना पीना तो हम लोग शुरू से बोले कि आंदोलन से पहले 0 बीमारी था, 7 को लेके बैठे हैं। अच्छा 7 बीमारी है, 7 बीमारी हो चुका है। तो उसके बाद क्या था कि हम लोग खाना पीना में भी कभी ध्यान नहीं दिए। कल ही अगर देख सकते हैं डुमरी का स्पीच देने के बाद मेरी आवाज़ बैठ जा रही थी, क्योंकि दिन भर कुछ नहीं खाए थे। 2 बजे धूप में हम सभा संबोधन कर रहे हैं, उस समय तक मात्र हमें को 2 सिंगड़ा भी रास्ते में मिला था, खा लिए थे। तो बस केवल हम लोग को गाड़ी को पेट्रोल चाहिए था, क्योंकि भाई गाड़ी दूसरा दोस्त का है। तो ये जो बातें आती हैं सामने, ये केवल और केवल भ्रामक बातें हैं। और तो आप इसको एक अफवाह मानते हैं कि आजसू और भाजपा किसी से नहीं यार, सरकार मैंने जो है बेशर्म की तरह क्यों बात करती है? अरे आप खुद बीजेपी से सरकार बनाए हैं, जेएमएम और बीजेपी की झारखंड में सरकार बन चुकी है और छात्रों को मैंने टारगेट करती है। ये थोड़ा समीकरण समझाइए कि कैसे झारखंड और जेएमएम और भाजपा की सरकार बन चुकी है पिछले। हाँ मतलब ये तो हमको लगा कि इस बार के बारे में आप ये नहीं बन चुकी है। और आपको कानों कान बता रहे हैं, चूंकि राजनीतिक गलियारों से चर्चा है कि यदि माननीय मुख्यमंत्री पर ईडी का प्रेशर ज्यादा बढ़ता है तो 24 में बीजेपी सरकार बनने से नहीं चुकेगी। अरे आप लोग बेशर्म हैं, अपनी बेशर्मी, और मैंने इतने बेशर्म हो चुके हैं कि जो छात्र अपने भविष्य के लिए आंदोलन कर रहे हैं सब एजेंट बता रहे हैं। आप स्टेटमेंट दीजिए ना कि आपने बीजेपी सरकार क्यों बनाई थी, आप स्टेटमेंट दीजिए। जेएमएम आजसू बीजेपी सब तो मिलकर सरकार बनाई है, इसका संदेश क्या है? आज जो छात्रों को टारगेट कर रहे हैं इसका क्या संदेश है? यही कि मलाई खाना है, राज्य को लूटना है,
राज्य की दुख दशा से हमें कोई मतलब नहीं है। अगर आपका इतना ही नीति सिद्धांत था तो आप अकेले रहते, अकेले चलते, गठबंधन की भी आपको जरूरत नहीं थी। 10 साल और लेते, 1972 की पार्टी है आपकी, और 10 साल लेते, 23 में ना सही 33 में खड़ा होते। आप स्वयं गठबंधन करते हैं, खुद वोट का ध्रुवीकरण करते हैं, और जरूरत पड़ने पर उसी बीजेपी जिसको गाली देते हैं उसके साथ सरकार बना लेते हैं और छात्रों को बेवकूफ़ बनाते हैं। अब छात्र बेवकूफ़ नहीं है। सबसे बड़ा तकलीफ इनको यही है कि इससे पहले आंदोलन होता था ना, तो आंदोलन होने के बाद 6 महीना बाद ठंडा हो जाता था। ये सुकरात के तर्ज पर आंदोलन है। हम तो ये हैं, 1000 भीड़ में सुकरात पैदा कर देंगे, सवाल करेगा। सुकरात को लोगों ने जहर देकर इसलिए मारा था, पियो बेटा, तुम धनवान से खतरा नहीं है, गुणवान आज खतरा है गुणवान से। तो आज हर एक नौजवान देखिए, 6ठा क्लास का बच्चा, 6ठा छोड़िए, एगो नर्सरी की लड़की हमारे घर गई थी, वीडियो में देखे होंगे, पूछती है भैया 60-40 क्या है। खैर मान के चलिए वो तो वीडियो देखने के, लेकिन 6ठा क्लास का लड़का लोग अब लॉजिकली भी आने लगा है कि हमारा क्या नुकसान हो रहा है। हम हजारीबाग के हॉस्टल में रहते हैं, हम जमशेदपुर में, हम धनबाद में, बोकारो में, और हमारी नौकरी को यूपी एमपी बिहार को बांटा जा रहा है। तो ये इनको खतरा है कि अब एक सुकरात नहीं, हर घर से सुकरात पैदा हो रहा है जो सवाल कर रहा है, जो धर्म सत्ता, राज सत्ता और पितृ सत्ता सबसे सवाल कर रहा है। यही इनको तकलीफ है। इससे पहले क्या था, मैक्सिमम अनएजुकेटेड लीडर होते थे, आंदोलन होता था, नेता जैसा सलाह देते थे। अभी हम इस कंडीशन में खड़ा कर दिए हैं कि यदि हम भूल करेंगे, पलट कर हम पे सवाल करेंगे। करना चाहिए, इस माहौल को हम क्रिएट किए हैं। यदि हम भी भूल करते हैं, अगर हम भी दोषी होते हैं, तो यही लड़कियां जो मेरे साथ हैं बिल्कुल मुझसे सवाल करें। ये तो ताकत दी है, ये हिम्मत दी है, ये हौसला दी है। ये सारी बातें अभी राजनीतिक विचारधारा को लेकर के है कि आप उनके प्रतिद्वंदी हैं या उनके खिलाफ अभी आंदोलन कर रहे हैं। ये एकदम बिल्कुल लाइट सा सवाल है, एकदम बिल्कुल इसमें कहीं किसी विचारधारा को लेकर बात नहीं है। हेमंत सोरेन में वो 5 गुण बताइए जो आपको पर्सनली अच्छे लगते हैं, और इस सवाल को स्किप नहीं करना है। वे 5 गुण मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन में जो जयराम महतो, टाइगर जयराम महतो को अच्छे लगते हैं, और इस क्वेश्चन को स्किप करने का कोई MCQ नहीं। देखिए, अब झारखंडी होने के नाते भले उनकी विचारधारा के विपरीत हमारा आंदोलन है, लेकिन झारखंडियत भाव है, और झारखंडियत भाव होने के नाते ही उनको नुकसान चुकाना पड़ता है। हालांकि 5 गुण अभी यहाँ बैठकर व्याख्यान नहीं कर पाएंगे, इसलिए नहीं कर पाएंगे कि हम लोग का जो अभी करेक्टर रहा है जी, अभी उनके विपरीत रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा समय चाहिए। नहीं, फिर भी एक व्यक्ति के तौर पे किसी भी व्यक्ति को लेके एक विचार तो हो ही सकती है। तो उस विचार में आप किस खाके में रखते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, और कुछ तो होगा उस व्यक्ति में कि भाई वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, और नहीं भी अगर मुख्यमंत्री हैं तो फिर भी ऐसे कि हेमंत सोरेन में क्या वो गुण हैं जो जयराम महतो को अच्छे लगते हैं, कुछ तो ऐसा होगा। हाँ, क्रिकेट अच्छा खेलते हैं। अच्छा 70 लाख का क्रिकेट खेलते हैं तो जाहिर सी बात है अच्छा ही खेलते होंगे जी। हम लोग तो 700 रुपया का बैट से खेलते हैं, 70 लाख का क्रिकेट मैच खेलें तो बड़ा अच्छा खेलते हैं। तो ये आपको एक गुण अच्छा हाँ, लग रहा है। क्रिकेट खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं माननीय मुख्यमंत्री। ठीक है, अब हालांकि अब हमारे साथ जो ऑडियंस है उनके साथ भी हम जाएंगे, लेकिन उसके जाने से, वहाँ पहुँचने से पहले हमारे सहयोगी विशाल हैं, अवंतिका है, ये भी आपसे सवाल पूछेंगे। लेकिन इससे पहले मेरा एक सवाल कि अब आप पॉलिटिकली मूव आगे फॉरवर्ड हो रहे हैं, पार्टी बनाने को लेकर बात चल रही है, लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर बात चल रही है। एक बार इसके बारे में हमारे दर्शकों को, द फोर्थ पिलर के दर्शकों को बताएं, कट टू क्लियर बताएं कि क्या चल रहा है जयराम महतो के जहन में, उनके अपने गुट में। वे चुनावी प्रणाली में हिस्सा लेने जा रहे हैं, और अगर जा रहे हैं तो कब जा रहे हैं, उनकी अपने अपने वादे, अपने अपने घोषणाएं क्या हैं, और किस अहर्ता को देखते हुए, किन पहलुओं को देखते हुए वे अपने उम्मीदवारों को अलग अलग क्षेत्रों में चुनाव में खड़ा करेंगे। हाँ, देखिए, सबसे पहली बात, अभी हम लोग ने अनुमान किया है कि हमें चुनाव इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आना चाहिए। ठीक, इसलिए आना चाहिए कि आंदोलन एक अलग विषय है। जब तक आप पॉलिटिकल, जहाँ से नीति नियम का निर्धारण होता है, अगर वहाँ आपके विचारधारा के लोग स्थापित नहीं होते हैं तो फिर आप जीवन भर आपको आंदोलन ही करना होगा। ठीक बात। तो उसी क्रम में पूरे राज्य में जहाँ जहाँ आंदोलन हो रहे हैं, जैसे हम लोग भाषा नियोजन खतियान को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन झारखंड में जो मैक्सिमम आंदोलन हो रहे हैं विस्थापन को लेकर हो रहे हैं, कहीं जंगल बचाने को लेकर हो रहे हैं। कुल मिलाकर जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, जिन बैनर तले कर रहे हैं, कोई मैटर नहीं, तो उनके साथ एक सामंजस्य बैठाने की बात हो रही है। लगभग अपने कह सकते हैं उत्तरी छोटानागपुर में जितने भी संगठन या समितियां हैं जो कंटिन्यू आंदोलन में भाग ले रही हैं, उनके साथ एक समन्वय स्थापित होने के लिए पहल हो चुकी है। अब बाकी और अन्य प्रमंडल हैं, वहाँ भी वार्ता हो रही है, और जब फाइनली एक हमारे पास रिपोर्ट प्रेजेंट हो जाएगा
तो उनके साथ बैठकर एक दिन तय करेंगे कि अब इस आंदोलन को हम लोग किस प्रकार से पॉलिटिकल रिफॉर्म मूव की ओर बढ़ेंगे। ये झारखंड के सिर्फ सीमित हिस्सों में है या झारखंड के लगभग हर जिलों में ये आपका संगठन जो है वो एक्टिवली इस काम को करने में लगा है कि एक संगठन बनाना है, एक पार्टी देखिए, बनानी है? धीरे धीरे तो लगभग प्रत्येक जिलों में ये जा रहा है। अगर प्रमंडल की बात करें तो 5 प्रमंडल हम पहुंच चुके हैं। अगर जिलों की बात करें तो हम लोग 19 तक पहुंचे हैं। अभी ठीक। कुछ समय है कि 5-6 जिले हैं जो हमसे छूटे हैं। हम्म, बहुत जल्द उन तक हमारी आइडियोलॉजी, हमारे आंदोलन के चर्चे परिचर्चे ग्राउंड रिपोर्ट के तौर पर पहुंचेंगे और फिर उनसे भी आगे निकट भविष्य में क्या हमारी योजनाएं होंगी उस पर वार्ता होंगी। अब पार्टी बनाने में कितना समय है लगभग? देखिए, पार्टी बनाना तो बच्चों का खेल है नहीं। ठीक। हालांकि हम लोग बच्चे हैं, हम्म, फुटबॉल क्रिकेट अच्छा खेलते हैं। पॉलिटिक्स के बारे में अभी भी उतनी जानकारी नहीं है। जो सच्चाई है सो है, हम्म, लेकिन सीख रहे हैं। हम्म, आज का बच्चा ही कल का बाप होता है, हम्म, कोई डायरेक्ट बाप पैदा नहीं होता है। ठीक। तो ठीक उसी प्रकार हम लोग सीख रहे हैं, हम्म, क्योंकि अब टाइम आ गया है मेरिट का समय। बहुत दिन से भावनात्मक जो लोग थे उन्होंने तरह तरह के हथकंडों के साथ धनबल का प्रयोग करते हुए राजनीति को स्थापित किया है, लेकिन अब न्यू पैटर्न का टाइम आ गया है। नए चेहरे दिखेंगे और निश्चय ही यह आंदोलन कहीं ना कहीं बदलाव लेकर आया है। बहुत सारे लोग ये इसमें क्या समय लगना है? मतलब अगर चूंकि अब इलेक्शन झारखंड जो है वो इलेक्शन मोड में जा रहा है ना? अब महज कुछ महीने बाद जो है वो खबरें आने लगेंगी कि इस पार्टी के इस नेता ने पार्टी को छोड़ करके इस पार्टी को ज्वाइन कर लिया। इन सारी झंझावातों के बीच जयराम महतो अपनी पार्टी बनाने का ऐलान कब कर रहे हैं? क्या इसमें भी 2 महीने, 1 महीने, 15 दिन, 20 दिन समय है, या फिर इसकी पूरी तैयारी जो है वो लगभग कमेटी के अंदर के लोगों ने तय करनी है? देखिए, जो कमेटी के अंदर हैं, कोर कमेटी है, वो लगभग तैयारी कर रही है और निश्चय ही काफ़ी जल्द इसका निर्णय ले लिया जाएगा। महीने 2 महीने में? अभी हम लोग फिलहाल एक सत्र देखना चाहते हैं, जो जुलाई में शायद मानसून सत्र आएगा। और हम लोग फिर से कहना चाहेंगे कि अगर राज्य सरकार यदि राज्य को स्थापित कर देती है, राज्य की पहचान को स्थापित कर देती है, राज्य के ज्वलंत मुद्दों को शांत कर देती है, तो हम लोग भी शांत हो जाएंगे। लेकिन इसके अच्छा, बाद आप लोग शांत हो जाएंगे कहने का मतलब कि पॉलिटिकली आप लोग एक्टिव नहीं होंगे? हाँ, ये पॉलिटिकली एक्टिव नहीं होंगे। अभी भी उनको हम लोग एक बड़ी बात कह रहे हैं आप कि अगर बड़ी बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राजनीति आज के परिवेश में जैसी है, कहीं ना कहीं ये राजनीति काफ़ी धनबल का प्रयोग होगा। और ठीक है, मानते हैं सोशल मीडिया एक अलग विषय है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों का बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। बिल्कुल। तो ऐसी परिस्थितियों में अगर हम लोग पॉलिटिक्स करेंगे तो पहले बैकग्राउंड को तरासेंगे। और फिलहाल यदि राज्य सरकार जिन मुद्दों के साथ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं उनके पास एक चांस है। अगर मुद्दों को शांत कर दिया जाए तो पॉलिटिकली जो आंदोलन चल रहा है वो मैंने लिटरली शांत हो जाएगा। मतलब सब कुछ खत्म हो जाएगा अगर चीजें व्यवस्थित हाँ, हो गई, अगर- जिन मांगों को लेकर के आप जी, लड़ाई हमारा लड़ जो रहे हैं। मन नियोजन नीति है, हमारे झारखंडियों को प्राथमिकता 90-10 की बात चल रही है, जो विस्थापित लोग हैं, जो भी मैंने लैंड एजुकेशन का मामला चल रहा है, जो भाषाई मूवमेंट चल रहा तो है, ये सारी चीजें अगर हो जाएं तो आप पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, आप ये हम कहना लोग चाहते हैं? पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे। लेकिन यदि राज्य सरकार ऐसा नहीं कर पाती है तो फिर पॉलिटिक्स में आने से नौजवानों को ये जो नई आंधी आई है, ये जो तूफान आया है, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। और कहा गया है कि आंधी और तूफान जब आता है तो पहले तो बहुत शांत होता है, लेकिन जब उसका टाइम आता है तो बहुत जोर धमाका होता है। तो फिलहाल हर एक नौजवानों के दिल में जो आग लगी है वो ज्वालामुखी बनकर 2024 में फटेगी। लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं जयराम? बिल्कुल लड़ना ही चाहिए, क्यों ना लड़ें। 70-75 साल के बाद पके हुए बाल वाले लड़ रहे हैं, जो जहां उनको डिस्कस करना चाहिए था नीतियों को लेकर, जहां उन्हें चर्चा करनी चाहिए थी, हमारे क्षेत्रों की समस्याओं को लेकर, जाके पंखा का ऐसी हवा में जाके सोते हैं, मछली भात खाते हैं, अपना पेमेंट देखते हैं, सैलरी घर आ जाते हैं। उनको रिप्लेस करने की ज़रूरत है और हम तो कहेंगे बिल्कुल होना चाहिए। पढ़े लिखे युवाओं को संसद में जाना चाहिए, विधानसभा में जाना चाहिए। आज देश और राज्य की दुर्गति होने का कारण है कि सब मैंने ऐसे लोग देखिए देखते हैं तो जयराम महतो ने अगर बताया कि 4th पिलर पर अपने दर्शकों को ये बताया कि वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, तो इस बात का भी खुलासा हो ही जाए कि भाई किस सीट को लेके बातचीत चल रही है, कौन सा सबसे उपयुक्त सीट अब तक जो है वो सबसे सुरक्षित सीट आपके लिए है। सबसे इस हॉट बात सीट सही लड़ेंगे। वो तो मुख्यमंत्री का सीट हो सकता है, लोकसभा का जो चुनाव है वो अच्छा। सबसे हॉट सीट से, जैसे वो, जमीन के नीचे भी आग होगी और जमीन के ऊपर भी आग होगी। तो ये इशारा किसकी तरफ है लगभग? आप मीडिया कर्मी हैं, आप इशारों को बेहतर समझते हैं। जहाँ जमीन के नीचे भी आग लगा हो और जमीन के ऊपर भी आग लगा हो। देखिए हमारे दर्शक जो हैं, ठीक है, वो इतना बुझ नहीं पाएंगे, वो आपके भाषणों को बुझ जाते हैं लेकिन आपके पहेली को नहीं बुझ पाएंगे। तो आप खुल के कह ही दीजिए ना कि हम इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं भाई। नेक्स्ट समय आपके साथ बैठेंगे निश्चय ही कह देंगे। अभी फिलहाल कुछ बातों को
पहेलियों में रहने दें, कुछ बातों को कहावतों में रहने दें, बस इतना जान लीजिए जो सबसे हॉट सीट होगी, ज़मीन के नीचे भी आग होगा और ज़मीन के ऊपर भी आग होगा। अच्छा चलिए, इस पे भी हम लोग बातचीत कर लेंगे, और जब आप नॉमिनेशन भरेंगे, नॉमिनेशन फाइल करेंगे, तो उस वक्त भी बाकायदा द फोर्थ पिलर पे हम आपकी इंटरव्यू करेंगे, तो आप फ्री चलिए। रहेंगे ना उस वक्त? जी ज़रूर, अगर ऐसा दिन आता है कि हम लोग नॉमिनेशन भरने के योग्य हो पाएंगे तो ज़रूर द फोर्थ पिलर में अपना इंटरव्यू देंगे। चलिए, इसके साथ ही दर्शकों को हम इंतहाई अदब के साथ ये बताना चाहते हैं कि आज जयराम महतो हमारे साथ आए हैं। अब ये टाइगर कितने खतरनाक हैं विपक्षी दलों के लिए, वो तो वक्त रहते तय होगा। मुख्यमंत्री के रीजन में, हेमंत सोरेन के रीजन में ईडी के छापे बढ़ गए हैं, खूब सारे ईडी के छापे हो रहे हैं। डीसी तक, छवि रंजन जैसे लोग जो हैं वो डीसी रहते हैं रांची के, वे लोग जेल में जा रहे हैं। कई ऐसे बड़े नाम आए हैं। कैसे देख रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कामकाज को, इन नीतियों के अलग जो नीतियां बन रही है और जो फिर हाई कोर्ट में गिर जाती है जाकर के, उस पर कोई बातचीत नहीं हो पाती है, इसके अलग आप किस तरीके से देखते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य कैसा चला रहे हैं? देखिए, विरासत में पाया है उन्होंने, गुरु जी का सम्मान है, सदैव रहेगा। उन्होंने आंदोलन किया है, संघर्ष किया है, जीवन को त्याग किया है। 40 सालों का लेकिन संघर्ष है। हाँ, बिल्कुल हेमंत बाबू को कहीं ना कहीं विरासत में मिली, हम्म, अनुकंपा में मिली। तो जाहिर सी बात, उनके पास जो दूरदर्शिता होती है, दूरदृष्टि, ये नहीं है उनके पास। अगर होती तो कम से कम इस प्रकार के बेकार कानून लेकर नहीं आते। दूसरा बात, मैंने स्पष्ट कहा है कि आप तभी ठीक हैं जब आप स्वयं को ठीक रखें। यदि आप स्वयं नियमों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं तो फिर आप फंसेंगे। तो जाहिर सी बात है, ये तो छठी क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि जो लोग विधायक, सांसद और लाभ के पद पर नहीं हो सकते हैं, माननीय महोदय कोई माइंस अपने नाम से खोल कर बैठे थे, तो भले मामला शांत है, यानी कोई ना कोई डील हुआ होगा। पॉलिटिक्स में सब चलता है, और ये बीजेपी जेएमएम अलग है, ये मत सोचिएगा। अंदर खाने अंधेरे में डील हुआ होगा, और संभावना है 2024 में साथ चल जाएगी। अगर ईडी का प्रेशर ज़्यादा बनता है तो निश्चय साथ जाएगी। नीतीश कुमार का आप देख सकते हैं, उससे बड़ा उदाहरण कहाँ मिलेगा। बिल्कुल। तो ये हेमंत बाबू भी उसी उदाहरण को तय करते हैं, और किया है इन्होंने। जिनको आज गाली दे रहे हैं, जिनको आज झोली भर भर के गाली दे रहे हैं, उनके साथ गवर्नमेंट बना चुके हैं। मतलब आपको लग रहा है कि राजपाट ठीक नहीं चल रहा है? हाँ, राजपाट ठीक नहीं चल रहा है। इसके विकल्प में आप भाजपा में किसको देखते हैं? देखिए, पहला बात है, भाजपा की जो आइडियोलॉजी है, ये यूपी बिहार को यहाँ स्थापित करने की है। वो क्षेत्रीय मुद्दों को नहीं, उसके लिए ठीक ठाक नहीं। बीजेपी खासकर झारखंड के परिवेश में ठीक नहीं बैठती। आजसू कैसी लगती है आपको? देखिए, आजसू तो बीजेपी के मैंने साथ कार्य कर रही, तो जाहिर सी बात है उनकी विचारधारा तो बीजेपी से मेल खाएगी। अभी बीजेपी का उदाहरण लीजिए आप, उनके जितने सांसदों को गिनना है, रांची से संजय सेठ हरियाणा के, हजारीबाग से जयंत सिन्हा शायद यूपी के हैं अथवा बिहार के हैं, और फिर आप चले जाइए, आपका चतरा सुनील सिंह, वे भी बिहार से हैं। आप बी डी राम के पास चले जाइए, वे भी यहाँ के नहीं है। पीएन सिंह के पास चले जाइए, तो उनके तो मैक्सिमम लोग बाहर के हैं। तो यानी कि क्या टैलेंटेड लोग झारखंड में नहीं है? जेएमएम आपको पसंद नहीं, भाजपा आपको पसंद नहीं, आजसू आपको पसंद नहीं, यानी मुख्यमंत्री के कैंडिडेट के तौर पे खुद को प्रमोट करने का काम जयराम महतो ने शुरू कर दिया है। बाकायदा उनके समर्थक साफ तौर पे कहते हैं कि भाई मुख्यमंत्री बनेगा तो जयराम महतो बने। देखिए, एक भावना है, सबसे पहले हम आदर करते हैं कि इस छोटी सी उम्र में लोग इस प्रकार मैंने प्रेम करते हैं, लेकिन ये चैलेंजिंग होगा और इस बारे में हम लोग काफ़ी मंथन करना होगा। लेकिन हमारा मानना है कि एक आइडियोलॉजी मुख्यमंत्री बने, कोई शरीर मुख्यमंत्री ना बने। अगर शरीर मुख्यमंत्री बनेगा तो इस राज्य में हमने 3 विधायकों को विधायक रहते हुए हत्या होते हुए देखा है। सुनील महतो जो सांसद, और उस चेहरा को अगर आप इंटरव्यू में बैठते तो हमको लगता है आप उसके सामने बैठ नहीं पाते। ये कदकाठी, ये बड़ी बड़ी लाल आंखें, ये दाढ़ी, उस इंसान को मार के गिरा दिया है। तो शरीर की राजनीति हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग एक आइडियोलॉजी की राजनीति करेंगे। शरीर को, इस राज्य ने संसद को खोया है शरीर के रूप में। सुनील महतो सबसे बड़ा उदाहरण। सुनने में आया था 7 दिन बाद वो दिल्ली में केंद्रीय मंत्री बनने वाले थे। बहुत उस पर अगर डिबेट करेंगे तो बहुत साजिश, बहुत षड्यंत्र सामने आएंगे। तो शरीर को मार के ये लोग गिरा देते हैं। इसीलिए इस बार की जो राजनीति होगी, चाहे मुख्यमंत्री बने या विधायक बने, वो एक आइडियोलॉजी बने, पर्सनैलिटी नहीं बने। और हम लोग पर्सनैलिटी से जज नहीं किए जाते हैं। बनने की इच्छा है, मुख्यमंत्री बनने की इच्छा है। देखिए, इच्छा नहीं है, लेकिन अगर राज्य का लोगों के हितार्थ के लिए अगर हम लोग को स्पष्ट कहेंगे, अगर विद्रोही, ये तो हर नेता कहता है कि बनने की इच्छा नहीं थी, सांसद बनने की इच्छा नहीं थी, पार्टी ने बहुत प्रेशर दिया, लोगों ने प्रेशर दिया, हमने टिकट ले लिया, हमने जनहित में चुनाव लड़ा और फिर हम बन गए, तो भाई हम क्या कर सकते हैं। हम लोग दार्शनिक सोच के हैं, पीएचडी के स्टूडेंट हैं, यानी सोच दार्शनिक है। किनको मानते हैं? सुकरात को काफ़ी स्टडी करते हैं, कार्ल मार्क्स को स्टडी करते हैं, प्लेटो को स्टडी करते हैं, और भारत में तो सबसे ज़्यादा भगत सिंह को स्टडी करते हैं। तो हमारी सोच है दार्शनिक। ये राजपाट, ये ताम झाम, इनसे थोड़ा सा विचित्र लगता है। दिली इच्छा आपको बताते हैं, दिली इच्छा लगती है
पारसनाथ की तलहटी हो, हम्म, एक नदी का किनारा हो, कुछ पंछी अपने मंद मंद स्वर में कुछ गुनगुनाएं, हमारे हाथ में एक छोटी सी पुस्तिका हो, एक कलम और कुछ लिखें, हम्म, ये इच्छा करता है। तो हम लोग थोड़ा सा अलग स्वभाव के हैं, हम्म, लेकिन ये भी कहा जाता है कि अगर आपका क्षेत्र, आपके लोग, आपकी माटी, आपकी रोटी, आपके लोग अगर संकट में हैं, तो फिर आपको सब चीज़ का त्याग करना पड़ता है। उसका उदाहरण नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। ICS को पास किए थे, इंडियन सिविल सर्विस, मैंने आज के डेट में उसे कलेक्टर रैंक कह सकते हैं। बिल्कुल। तो उस परीक्षा को पास करने के बाद भी त्याग करके आए थे। भगत सिंह कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, कॉलेज की पढ़ाई उस समय काफ़ी बड़ी बात है। तो जब ऐसा सिचुएशन आएगा तो हम भी अपने व्यक्तिगत इच्छाओं को, व्यक्तिगत सपनों को त्याग करके राजनीति में आएंगे। राजनीति में आ पाएंगे, तय है अब ये बात। देखिए, ये तो जनता तय करेगी, अभी भी बोल रहे हैं, और हम लोग का एक प्लानिंग भी है कि वास्तव में जनता हमारे साथ है कि नहीं, इसका आकलन भी हो जाएगा। इस बार हम लोग बोलेंगे कि आप वोट भी दीजिए, प्लस कम से कम 10% का नोट भी दीजिए। अच्छा, मतलब हाँ, पैसा भी, क्राउड फंडिंग भी वहां से करना। न्यू पैटर्न, न्यू पॉलिटिक्स, न्यू थिंक। इसमें क्या होगा, वोट तो फिक्स है, और जो 10 रुपया दिया तो वोटवा देवे करेगा। तो ये एक नया पैटर्न होगा। इससे क्या है कि हम लोग का जो धनबल का थोड़ा प्रयोग होगा प्रचार वगैरह में, एडवर्टाइज वगैरह में, पोस्टर बनाने में, उसका भी काम चल जाएगा। वैसे उसके लिए भी अभी आपको परेशानी नहीं होती है जयराम जी, खूब सारी गाड़ियां आती है, खूब पोस्टर बैनर लगते हैं, लाउड स्पीकर की भी जरूरत नहीं पड़ती है, आप तो एकदम ऐसे ही बात करते हैं, तो पैसा भी ठीक ठाक फंडिंग है, मतलब लोग ऐसा कहते हैं। नहीं नहीं, अब जैसे कि हम आपको लॉजिकली बता देते हैं, आप जहाँ से सवाल उठाए, किसी एक सभा का उदाहरण उठाइए जहाँ आपको लगा कि मैंने आपको देखें गाड़ी की बात, आपकी गाड़ी सिर्फ कोल्हान में रहती है, आप बताते हैं कोल्हान का सेंटीमेंट क्या है। कोल्हान ने, हम हालांकि आज भी कहते हैं कि चाहे निर्मल दार हैं या सुनील दार हैं, हम उनके चरणों के धूल के बराबर नहीं है, लेकिन कोल्हान में जब भी एंट्री होती है, कोल्हान वासियों को ऐसा लगता है कि हमने अपने नेताओं को बड़ी करीब से खोते हुए देखा है, और उनको ऐसा लगता है कि आप फिलहाल आने वाले 20 सालों में एक प्रखर ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे मुद्दों को रख सकते हैं। टाटा रहे चाहे बाटा रहे, आप आंख से आंख मिला के बात कर सकते हैं। अडानी रहे, अंबानी रहे, अगर वे गलत नीतियों का मैंने झारखंड में स्थापित कर रहे हैं तो आप उस पर बोल सकते हैं। बाकी लोग को तो मैंने मुंह में ताला लगा दिया जाता है। तो उनको इस बात का डर, जो कोल्हान से हमको मैसेज आया है कि इसीलिए जब हम जाते हैं तो हम अकेले जाते हैं। अभी भी देखिएगा, हम लोग आए हैं अकेले, को छोटा सा गाड़ी में लेके आए हैं, और स्वाभाविक है कोल्हान भी इसी तरह जाते हैं, लेकिन जब आते हैं तो लोग कहाँ से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं, बस क्यों आते हैं इसका उत्तर है कि वो आते हैं कि नहीं आपके साथ रहेंगे, जब तक कोल्हान में आप रहेंगे हम आपके साथ रहेंगे, इस पर आपकी कुछ नहीं सुनेंगे। ये सारी व्यवस्था भी चल रही है। कोल्हान की मामला है, सिर्फ कोल्हान का मामला है। बाकी तो हम लोग गोड्डा गए, कोल्हान से दूर है गोड्डा, 300 किलोमीटर है, बिल्कुल। वहाँ हम लोग एक गाड़ी में गए, एक गाड़ी में 2 बजे रात को आए। तो सिर्फ ये कोल्हान का मामला है, इसीलिए इस बात को क्लियर रखिए, ऐसा काफिला फिर कहीं नहीं होता। क्या पढ़ रहे हैं इन दिनों? आज इन दिनों गोगी वात्यों की कुछ उपन्यास हैं, और मुल्कराज आनंद। हिंदी साहित्य में दिलचस्पी? हाँ, किनको पढ़ते हैं? रामधारी सिंह दिनकर की, रश्मि रथी को खूब पढ़ते हैं। ऊपर सूर्य को वंदन करके, नीचे भीष्म के चरण वंदन करके, सूर्य को नमन करके, राधे समर की ओर चला करता गर्जन घनघोर चला। कविताएं बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो उनको पढ़ते हैं। तो हमारे दर्शक हैं और सुन रहे हैं, तो एक साहित्यिक दृष्टिकोण से कुछ कविताएं अगर हो जाएं तो आपके दर्शक भी थोड़ा सा, मतलब काफी दिन हो चुका है कि हम लोग अब मेंटली थोड़ा सा आंदोलन के लिए तैयार हो चुके हैं। तो कृष्ण की चेतावनी तो आपको आंदोलन के दिनों में भी याद? थोड़ा सा अगर आप एक लाइन याद कराएंगे तो हम लगभग 8 लाइन याद कर देंगे। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम से घूम घाम पानी पर। एक लाइन हमको पकड़ने दीजिए। जो दुर्योधन को, हाँ, जब वो सभा में जाते हैं, हाँ दुर्योधन जंजीर, हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे, पर जो हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना तुमने ना पहचाना, तो लो अब मैं भी चलता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं प्रण होगा, जीवन जया की मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर वर्णी प्रखर, फनशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रन ऐसा होगा, पहले न कभी जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विस्बान बूंद से छूटेंगे, वायस श्रृंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य पर फूटेंगे, आखिर तो भूषाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा, थी सभा सन्य सब लोग डरे, चिंतित थे या बेहोश पड़े, केवल 2 नर न घाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते। तो आज कुल मिला के मसला इतना रहा कि हमने जयराम महतो और उनके तमाम जो सिपह सलार हैं उनसे लगातार हमने संपर्क किया कि भाई एक इंटरव्यू हमें तो करना है, क्योंकि लोगों के जहन में ये सवाल तो है कि जयराम महतो का व्यक्तित्व क्या है, वो क्या सोचते हैं, उनके आइडिया ऑफ झारखंड कैसा दिखता है।
तो इन तमाम मसलों पर हमने कोशिश की कि आज उन तमाम पहलुओं को हम छुएं। संभवतः ये बहुत लंबी इंटरव्यू रही होगी हमारी, और द फोर्थ पिलर पर आपकी पहली इंटरव्यू है, तो इसके लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया इंतहाई अदब के साथ कि आप पहली दफ़ा हमारे यहाँ आए, और हमें लगता है कि आपको अच्छा महसूस हुआ होगा। हमारे दर्शकों के लिए कुछ अगर कहना चाहें आप तो। सबको मेरा नमस्कार, जोहार और हमारी शुभकामनाएं, और साथ ही साथ द फोर्थ पिलर का जो पिलर है वो काफ़ी मजबूत हो, इसकी हम शुभकामना देते हैं। उनके सभी टीममेट्स की, कलीग्स को हम बधाई देते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत जल्दी मुलाकात करते हैं। आप चुनाव में निकलेंगे तो लगातार, चूंकि उस वक्त पॉलिटिकल कवरेज होगी ही, जिंदा रहे तो तो उसमें- जरूर मुलाकात होंगी। हम लोग राजनीति के उस दलदल में पांव रखे हैं, और उन लोगों को चैलेंज किए हैं जो लोग दिन के अंधेरे में सादा चादर ओढ़ते हैं, रात होते ही काला कफन बांधते हैं। भाई, किसी साहित्यकार ने कहा था कि राजनीति का अपना धर्म होता है, धर्म की राजनीति में। जी। तो बड़ा ध्यान रखिएगा इस बात का, क्योंकि आप नहीं, पॉलिटिक, हमें भी आभास हो चुका है, क्योंकि ये चीज़ें 24 बहुत, में संकट बढ़ेंगे इसका आभास हो चुका है, इसीलिए हम लोग भी अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। इसीलिए संबंध हमारा अब शमशान घाट से जीते जी रहा है। ओके, कट टू कट। इसके बाद फिर हमारी मुलाकात आप तमाम दर्शकों से जल्द होगी। इसके साथ ही आपको ये पूरा इंटरव्यू पहले थोड़े थोड़े क्लिप में देखने को मिलेगा, बाकी और ये पूरी इंटरव्यू जो विस्तार से हमने बातचीत की है उसे जल्द ही आप द फोर्थ पिलर के यूट्यूब और फेसबुक पन्ने पर देख सकते हैं। बाकी हमारा नाम आकाश है और हमारे साथ जयराम महतो बैठे हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे, तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।